बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो है बेटा वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये बात जो है बेटा वो आज हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करनी है। देखें, आप जानते हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद बेटा ये बना लेता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या बनाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। अब ये जो इसका कलर जो होता है ना बेटा, ये होता है पर्पल रेड और इसका कलर होता है ब्राइट रेड। जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होती है ना वो ब्राइट रेड कलर की होती है। अच्छा, एक और बात बता दूं, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। लेकिन अगर हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन एटम के साथ कंपेयर करोगे तो एक हेमोग्लोबिन के साथ 8 ऑक्सीजन एटम जो है बेटा वो कंबाइन कर सकते हैं, 8 ऑक्सीजन के एटम, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो 4 कंबाइन करते हैं। फिर जो कॉमन आस्किंग एमसीक्यूज आता है वो ये कि बेटा ये ऑक्सीजन किस पार्ट के साथ अटैच होती है। तो मैं बात बता दूं आपके, ये इसके हेम पार्ट के साथ होती है। हेम पार्ट में भी जो आयरन होता है, ये उसके साथ अटैच होती है। ठीक है ना, ये एरिया भी याद रखना बहुत जरूरी था, एमसीक्यूज में आ जाता है। अब ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होती है विद हेमोग्लोबिन, ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि एयर का पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो, जब एयर का ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, ठीक है ना, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा, तो बेटा क्या होता है, तो उस वक्त मैक्सिमम 20 ml पर 100 ml ये है ब्लड और ये है ऑक्सीजन। यानी 100 ml ब्लड के साथ 20 ml ऑक्सीजन जो है ये बाइंड हो जाती है। मैक्सिमम बाइंडिंग कैपेसिटी है। ठीक हो गया। अब जैसे ही एयर का पार्शियल प्रेशर आप कम करोगे, 115 पर आओगे, तो बेटा ये शिफ्ट हो जाएगा 19.6 पर 100 ml। ये 98 पर, ये 100% है, ये बन जाएगा 98%। इसी तरह मजीद अगर आप इसको कम करोगे तो ये मजीद नियर अबाउट 50% ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, मीन हवा में आप पार्शियल प्रेशर कम करते चले जाए तो बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। आप जब 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की एयर भी देते हो तो फिर भी आपको मैक्सिमम जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो बेटे मिलती है 100 के ऊपर। उसकी वजह, क्योंकि जब आप 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की एयर को इनहेल करते हो, इसमें से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की जो एयर होती है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मॉइस्चर होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी हो आपको मैक्सिमम वैल्यू 100 पर ही मिलेगी। चले, अच्छा, उसके बाद है फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्वांटिटी इंक्रीज होती है ना, तो बेटा ये क्या करता है, ये वाटर के साथ कंबाइन करता है और ये बना लेता है H2CO3। ये H2CO3 प्रोटॉन बनाएगा और HCO3 नेगेटिव आयन। अब ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ना, ये प्रोटॉन इस हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की सलाहियत ऑक्सीजन की निस्बतन ज्यादा रखता है, ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ये बेटा रिड्यूस हेमोग्लोबिन बना देता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ठीक है ना, तो मीन जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतने ज्यादा जो है बेटा वो प्रोटॉन्स बनेंगे और उतनी ज्यादा जो है वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी विद हेमोग्लोबिन कम हो जाएगी और रिड्यूस हेमोग्लोबिन बनती जाएगी। ठीक है ना, तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने और पीएच के डिक्रीज होने से, दोनों बातें इंटर रिलेटेड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो पीएच डिक्रीज होती है, यानी पीएच एसिडिक होगी, तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन भी बेटा जो है वो डिक्रीज हो जाती है। पीएच इंक्रीज होगी तो फिर प्रोटॉन कम हो जाते हैं, तो रिड्यूस हेमोग्लोबिन कम बनेगी, तो बाइंडिंग कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू हेमोग्लोबिन वो इंक्रीज हो जाएगी।
फिर बस आखिरी बात रहेगी वो है बेटा टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर या हीट के इंक्रीज करने से जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है बेटा वो कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशन है। वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। एरो ऊपर का मतलब है कि ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा वो है ट्रांसपोर्टेशन। कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा ये 3 तरीके से होती है। एक तो ये होती है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के जरिए, ठीक है, नियर अबाउट 20 to 25%, 20% आपकी बुक में लिखा है। प्लाज्मा के थ्रू नियर अबाउट 5%। इसी तरह बाइकार्बोनेट आयन के थ्रू ये होती है, ये तकरीबन है बेटे 70%। ये असल में 70 to 75 होती है और ये 5 to 10 होती है। ये टोटल फिर 100 बन सकती है, ठीक है ना। लेकिन जो वैल्यूज आपकी बुक में है ना, मैंने वही बताई है आपको। अच्छा बेटा, ये जो हेमोग्लोबिन है ना, अब इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये अमाइनो ग्रुप जो होता है हेमोग्लोबिन का, ये उसके साथ अटैच होती है। अच्छा, इसकी रेशो भी 4 ही है, मतलब हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड ये 1:4 ही होती है। ये याद रखना, ये भी 4 ही होती है। इज इट क्लियर? चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, मेजर जो है वो बाइकार्बोनेट आयन है। अब ये किस तरीके से होता है, ये सारी बात जो है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कहां होती है, ये बात भी जानने वाली है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये टिश्यू में बनती है, क्योंकि टिश्यू में रेस्पिरेशन होती है, तो टिश्यू में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बहुत सारी बनेगी। ये है आपका ब्लड, ठीक है। और मेन जो ये जाएगी, ये इसने जाना है एल्वियोलाई में, मीन इसने यहां से यहां जाना है। दरमियान में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का किरदार है वो ब्लड का है। ये टिश्यू में बन रही है और जाना इसने एल्वियोलाई में। तो क्या होता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले आती है प्लाज्मा में, मिलेगी वाटर के साथ, और अगेन वो रिएक्शन जो है बेटा H2CO3 और यहां से वो प्रोटॉन और HCO3, ये रिएक्शन बड़ा जाना माना, बाइकार्बोनेट आयन बन गया। ये सारा कुछ हुआ है प्लाज्मा में। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहले प्लाज्मा में एंटर हुई, फिर आ गई आरबीसी में, बन गया प्रोटॉन और HCO3 नेगेटिव, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बनाइए बेटा, अब ये रिएक्शन प्लाज्मा में होता है या आरबीसी के अंदर होता है, ये क्वेश्चन भी तो बनता है ना कि ये क्या बात है भाई, क्या ये दोनों में? बेटा ये होता दोनों में, लेकिन आरबीसी के अंदर जो है वो एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है, क्योंकि वो सिर्फ आरबीसी में, तो दैट्स व्हाई आरबीसी के अंदर जो ये रिएक्शन है ये मोर प्रोमिनेंट है। प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन प्लाज्मा में क्योंकि ये एंजाइम मौजूद नहीं है, तो इस एंजाइम के मौजूद ना होने की वजह से प्लाज्मा के अंदर जो ये रिएक्शन है ये लेस प्रोमिनेंट है, मतलब रिएक्शन होगा इंतहाई स्लो होगा क्योंकि एंजाइम नहीं है। आरबीसी में ये क्विक रिएक्शन होता है। अब आरबीसी के अंदर होता है कि ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर बन तो जाता है, बट आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता, क्योंकि ज्यादा देर तक आरबीसी इसको अपने पास नहीं रख सकता। ये आरबीसी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट होती है उसमें जो है ये चेंज लाता है, जिसकी वजह से आरबीसी जो है वो डैमेज हो सकता है। तो दैट्स व्हाई आरबीसी इसको बनाते ही इसको प्लाज्मा में को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये एक को ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू प्लाज्मा में आ जाता है, और इसके साथ ही जो है बेटा आयन को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो प्लाज्मा से जो है वो आरबीसी के अंदर चला जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो एल्वलाई तक का, जो लंग्स तक का जो डिस्टेंस है वो वाया प्लाज्मा जो है वो ये ट्रेवल करेगा, प्लाज्मा के थ्रू ये ट्रेवल करेगा। प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करने के बाद जब लंग्स एरिया आ जाएगा, जैसे ही फेफड़े के करीब की ब्लड सर्कुलेशन एरिया आएगा, ये दोबारा से आरबीसी में एंटर होगा।
दोबारा से आरबीसी में एंटर हो जाएगा और वहां पर मौजूद प्रोटॉन से ये अटैच होगा। अटैच होने के बाद दोबारा H2CO3, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा और ये चीज जो है बेटा ये एल्वेलाई में चलेगी। आप देखते हो कि आपकी जो ब्रीदिंग होती है, आप जो हवा को एक्सेल करते हो उसमें मॉइस्चर भी होता है। ये वही मॉइस्चर होता है जो वाटर जो है बेटा बाइकार्बोनेट आयन या कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से बनता है। तो ये एक्सेलेशन के दौरान जो है ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आप अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। एल्वेलाई से ये डेफिनेट बात है, ये आपकी ओरल कैविटी और आपकी नेजल कैविटी से जो हवा जो है वो इनहेल हो जाएगी। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके पास जो ब्लड होता है आप जानते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है आर्टेरियल ब्लड और एक होता है वेनस ब्लड। आर्टेरियल ब्लड के अंदर जो है आप जानते हैं कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो 50 ml पर 100 ml होती है। और जो वेनस ब्लड होता है आप जानते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो होती है वो होती है 54 ml पर 100 ml। ओके हो गया। मतलब जब ब्लड टिश्यू के अंदर आता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया आर्टरी टिश्यू के अंदर आता है तो वो जो है बेटा वो 50 से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी 54 हो जाती है। तो मतलब सिर्फ एक दफा की जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर जो है वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा ये इसका जो एवरेज ट्रांसफर रेट होता है। तो 4 ml जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब टिश्यू को सप्लाई देगा तो जब वो वहां से वेन्स के थ्रू वापस जाएगा तो उसमें 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। आपके जहन में अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप उससे जरूर सवाल पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।